तीसरे डॉक्यूमेंट की तरफ। तीसरा डॉक्यूमेंट अगेन एक डेक्लेरेशन है। तीसरा डॉक्यूमेंट अगेन एक डेक्लेरेशन है। क्या डेक्लेरेशन है, आइए देखते हैं। पढ़ भाई। A declaration from each of the subscribers to the memorandum and from persons named as the first directors, if any, in the article stating that रुक जा। कौन देगा ये नेक्स्ट सेकंड डेक्लेरेशन जो है, या जो थर्ड डॉक्यूमेंट है वो भी एक डेक्लेरेशन है कि सर कौन देगा, कि सर हर ईच ऑफ द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। सबसे पहला कि सर ईच ऑफ द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, ईच ऑफ द सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम, जिसने भी अपना नाम लिख के और आगे साइन किया है ना एमओए पे, वो यानी कि प्राइवेट है तो मिनिमम दो जने तो ऐसे डेक्लेरेशन देंगे ही देंगे, पब्लिक है तो मिनिमम सात देंगे, हो सकता है ज्यादा भी हो, मिनिमम इतने जने तो ये डेक्लेरेशन देंगे ही देंगे। क्या हर जना देगा, ईच ऑफ दी सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम। और दूसरा कौन, कि सर एंड फ्रॉम पर्सन्स नेम्ड एज द फर्स्ट डायरेक्टर्स इफ एनी इन द आर्टिकल्स। सर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कई बार कंपनी फॉर्म करते हुए एडवांस्ड में ही बता देते हैं कि कंपनी के सबसे पहले डायरेक्टर्स ये लोग होंगे, फर्स्ट डायरेक्टर्स। एक श्रुति करतड़े होगी, एंसल फर्नांडीज होगी, जिया बोरा होगी, ऐसे पहले से ही बता देते हैं कि कब, ताकि बाद में अलग से फाइलिंग नहीं करनी पड़ेगी हमारे फर्स्ट डायरेक्टर्स हमने इनको अपॉइंट किया। कहाँ होगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बताया हुआ होगा कि कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर ये हैं। तो सर जो भी फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं, यदि पहले से बता दिया है, जरूरी नहीं है आप पहले से ही बताओ, कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम आप बाद भी बता सकते हो, पर यदि आपने पहले से बता दिया है, कंपनी को रजिस्टर कराते समय ही डिक्लेयर कर दिया है कि ये हमारे फर्स्ट डायरेक्टर्स होंगे, तो सर उनसे भी ये डेक्लेरेशन जाएगा। समझ में आ गया ये सेकंड डेक्लेरेशन किन किन से जा रहा है? हाँ सर, हर सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम और हर डायरेक्टर से। अच्छा, उस डेक्लेरेशन में लिखा क्या होगा, पढ़ना स्टार्ट कर। he is not convicted of any offense in connection with the promotion, formation, or management of any company, स्टॉप। or सलमान खान को तो सब जानते हैं, जानते हो या नहीं? अरे एंसल फर्नांडीज वीडियो चालू कर सुहा। सलमान खान को तो सब जानते हैं, जानते हो? हाँ सर। सर कैसी बातें करते हो, सबकी जान भाई जान। ठीक है, सलमान खान। सलमान खान जब जोधपुर आया था ना, जोधपुर वाले इतने शाणे हैं कि इसको पकड़ के कहाँ डाल दिया, जेल में डाल दिया। क्यों डाल दिया? उसने एक ब्लैक बक का शिकार किया था। ब्लैक बक मतलब समझते हो, हिरण, काला हिरण। काला हिरण को का शिकार किया था, ऐसे उस पे इल्जाम था। ठीक है, मैटर आज भी कोर्ट में चल रहा है। कितने साल हो गए, 25 साल हो गए, आज दिन तक पकड़ में समझ में नहीं आया कि सलमान खान इज गिल्टी और नॉट। ठीक है, देखो, एक होता है किसी आदमी पे, सलमान खान पे इल्जाम लगा कि आपने ये क्राइम किया है, अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। ठीक है, तो क्या हम उसको कॉन्विक्टेड या गिल्टी मान लेंगे? कन्विक्टेड या गिल्टी मान लेंगे? नहीं सर। बात समझ में आई? बात समझ में आई? एक तो होता है इल्जाम लगा देना, अभी तक प्रूव नहीं होना, एक होता है कि हाँ सही में प्रूव हो गया, वो गिल्टी हो गया। ठीक है, तो देखो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। पॉइंट क्या है कि सर हर वो बंदा जो या तो फर्स्ट डायरेक्टर है या फिर कंपनी स्टार्ट करने में सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, हर वो बंदा ये डिक्लेरेशन देगा। क्या देगा? कि सर मैं कॉन्विक्ट नहीं हूं अभी तक एनी ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस मैंने नहीं किया है। किस रिलेशन में? इन कनेक्शन विद प्रमोशन ऑफ अ कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। मैं अभी तक मैंने कोई गलती नहीं की है भैया। यानी कि वो क्या कह रहा है, मैं पाक साफ हूं कंपनी खोलने के लिए, मैं ऐसी पास्ट में कोई गलतियां नहीं किया हुआ हूं। ठीक है, बात समझ में आई? कि आई एम नॉट कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन कनेक्शन विद प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ठीक है, सेकंड उस डिक्लेरेशन में हर जना क्या बोलेगा? सेकंड पढ़ भाई। he has not been found guilty of any fraud or misfiances
or any breach of duty to any company under this act or any previous company law during the last 5 years. देखो, फिर वो हर बंदा क्या बोलेगा कि सर पिछले 5 सालों में, पिछले 5 सालों में, लास्ट 5 इयर्स में मैं गिल्टी नहीं फाउंड हुआ हूं इन रिलेशन टू एनी फ्रॉड। मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया है, ठीक है। मैंने कोई मिसफीसेंस नहीं किया है, या कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं की है अंडर रिलेटिंग टू एनी कंपनी। सर कोई मेरी ड्यूटी थी किसी कंपनी में, उसको मैंने ब्रीच नहीं किया है, कोई मैंने फ्रॉड नहीं किया है, कोई मिसफीसेंस नहीं किया है। मिसफीसेंस का क्या मतलब होता है? मुझे जो भी अथॉरिटी मिली हुई थी उसका मैंने रॉन्गफुल यूज नहीं किया। wrongful use of authority. What is misfeasance? Wrongful use of या wrongful exercise of a lawful authority। जो भी मेरे को lawful authority मिली हुई थी उसका मैंने दुरुपयोग नहीं किया है, ठीक है। तो सर मुझे गिल्टी नहीं फाइंड किया गया है रिगार्डिंग एनी फ्रॉड पिछले 5 सालों में, ठीक है। रिगार्डिंग एनी फ्रॉड, any misfeasance or any breach of duty relating to any company either under this act, this act means either under this act 2000 companies act 2013 or any previous company law, ठीक है। या फिर पहले जो कंपनीज एक्ट चलता था, अब इसका कोई मतलब नहीं रहा एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 में आ गया। तो ज्यादा में ज्यादा इसका असर कहाँ तक रहता? 2018-19 तक रहता है ना। अब तो अपन 2025 में है, ठीक है। तो सर पहले, पर फिर भी लिखना है इसलिए हम लिखेंगे कि सर पिछले करंट कंपनीज एक्ट या उससे पहला वाला जो भी कंपनीज एक्ट चलता था उसके अंडर, किसी भी कंपनीज एक्ट के अंडर पिछले 5 सालों में मुझे कंपनी जो मैं चला रहा हूं या जिससे एसोसिएटेड हूं उसमें फ्रॉड, मिसफिसेंस या ब्रीच ऑफ ड्यूटी में दोषी नहीं पाया गया। एक, अब देखो वर्ड, एक तो होता है कॉन्विक्ट, एक होता है गिल्टी। कॉन्विक्ट का मतलब है कि मेरे पे इल्जाम लगाया गया, गिल्टी का मतलब इल्जाम प्रूव हो गया। बात समझ रहे हो? यानी कि सही में तुमने किया है ये। तो मुझे कॉन्विक्ट नहीं किया गया पिछले 5 साल में, मुझे गिल्टी नहीं फाइंड आउट किया गया। 5 साल में किया गया है तो फिर क्या तुम कंपनी खोल पाओगे? नहीं सर, नहीं खोल पाओगे। बात समझ रहे हो? ठीक है। झूठा डिक्लेरेशन नहीं देना है, नहीं तो उसकी अलग सजा है, ठीक है। सर। यस सुहान गोयल। सर डिक्लेरेशन के बाद कॉन्विक्ट कर दिया तो फिर क्या होगा वो डायरेक्टर का? फिर वो जब तक, चलेगा? जब कॉन्विक्ट किया उस समय तक तो वो पाक साफ था ना। उस समय तक तो उस पर इल्जाम प्रूव नहीं हुआ था। तो जिस समय डिक्लेरेशन दे रहा है उस समय तक वो गिल्टी नहीं था, तो उसने सही डिक्लेरेशन दिया है। बात समझ में आई है ना? उस डेट को तो कॉन्विक्ट नहीं हुआ था ना। नहीं सर, तो उसने सही डिक्लेरेशन दिया है, गलत थोड़ी है वो, ठीक है। चलिए तीसरा, ये जो सेकंड डिक्लेरेशन है इसमें तीसरी क्या चीज होगी? अभी तक दो चीज पढ़ ली अपन ने कि सर मुझे कॉन्विक्ट नहीं किया है कंपनी से रिलेटेड प्रमोशन, फॉर्मेशन या मैनेजमेंट को लेके। दूसरा, मेरे को गिल्टी नहीं फाइंड आउट किया गया है किसी भी कंपनी में फ्रॉड, मिसफिसेंस, ब्रीच ऑफ ड्यूटी या कोई भी ऐसी चीज को लेके। निदुष मोदी बोल, क्या हुआ? अरे ये लास्ट 5 इयर्स ही क्यों बोला, समझा नहीं। कोई भी चीज के लिए 5 साल सजा देने बहुत है, जिंदगी भर के लिए थोड़ी बैन करेंगे कि कंपनी नहीं खोल पाओगे। ठीक है, 5 साल हो गए, पिछले 5 सालों में नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। नहीं तो जिंदगी भर तू कंपनी नहीं खोल पाएगा या उसमें डायरेक्टर नहीं बन पाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट। मान ले तूने कोई गलती की है मिदुष मोदी, ठीक है। उसके लिए तेरे को जेल जाना पड़ गया। जेल से जब तू निकलता है 4 साल 5 साल की सजा काट के, उसके बाद में तू वापस पाक साफ होता है, साफ होता है या नहीं होता है? हाँ सर, यस और नो, कि मैंने अपनी सजा काट ली है भाई, अब तो मेरे को फ्री करो। कोई जिंदगी भर मेरे को टैग देके थोड़ी ना रखोगे कि मैंने गलती की है। चलो, तो नेक्स्ट थर्ड एस्पेक्ट ऑफ द सेकंड डिक्लेरेशन पढ़ भाई। And that all the documents filed with the registrar for registration of the company contain information that is correct and complete and true to the best of his knowledge and belief. सर
हर वो बंदा जो कि सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम है, वो जो भी डॉक्यूमेंट्स दे रहा है, ठीक है, या फिर पूरा बंच जो कंपनीज के आरओसी के पास में जा रहा है, ठीक है, तो उसके बारे में तीसरा डिक्लेरेशन होता है दैट ऑल द डॉक्यूमेंट्स विच आर फाइल्ड विद आरओसी रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, सर सारे वो डॉक्यूमेंट्स कंटेन इंफॉर्मेशन दैट इज करेक्ट एंड कंप्लीट एंड ट्रू टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड बिलीफ। मैं जहां तक, मेरे को जहां तक ध्यान है, ये सच्चे डॉक्यूमेंट्स हैं। मेरी बिलीफ जहां तक है ये सच्चे हैं, हमने इसमें कोई गड़बड़ झाला नहीं न देखा है न किया है। ठीक है, आगे तो फिर कोई दूसरे के डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम कैसे बोल सकते हैं, इसलिए हमको जहां तक ध्यान है ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपके साथ में जमा कराए जा रहे हैं, दे आर करेक्ट, सही है, कंप्लीट है, ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। मैं जहां तक समझता हूँ बिल्कुल सही है। ठीक है, यस, समझ में आ गया। डिक्लेरेशन सेकंड भी खत्म हो गया। यस सर, मेजर मेजर पोर्शन डॉक्यूमेंट्स का खत्म हो गया। अभी और देखते हैं, थोड़े बहुत हैं, क्योंकि मैंने आपको 6-7 चीजें बोली थी। मेमोरेंडम आर्टिकल, डेक्लेरेशन नंबर 1, डेक्लेरेशन नंबर 2। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे, पढ़ भाई। The address for correspondence till its registered office is established. देखो, रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होता है किसी भी कंपनी का? व्हाट इज अ रजिस्टर्ड ऑफिस? कॉर्पोरेट ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस, हेड ऑफिस, सब अलग अलग चीजें हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती है। मान लो एक कंपनी का एक ऑफिस है मुंबई में, एक है कोलकाता में, एक है दिल्ली में, एक है जयपुर में, ठीक है। तो अब इन्होंने कहा हमारा हेड ऑफिस दिल्ली वाला है, हमारा हेड ऑफिस दिल्ली वाला हेड ऑफिस है, सारे के सारे कंपनी के टॉप नॉच लोग वहीं बैठेंगे। तो क्या ये जरूरी है जो हेड ऑफिस हो वही रजिस्टर्ड ऑफिस भी हो? नहीं सर, ये जरूरी नहीं है, रजिस्टर्ड ऑफिस अलग होता है। तो फिर सर लॉ के हिसाब से रजिस्टर्ड ऑफिस होता क्या है? सर, जहां पर कंपनी से रिलेटेड जो भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन है वो सारा का सारा कहाँ भेजा जाएगा? सर रजिस्टर्ड ऑफिस पे भेजा जाएगा। कंपनी को कभी कोई नोटिस भेजना है तो हम कहाँ भेजेंगे लीगल नोटिस? उसके रजिस्टर्ड ऑफिस वाले एड्रेस पे भेजेंगे। मतलब लॉ के हिसाब से उसकी एग्जिस्टेंस कहाँ है कि सर जहां पर भी उसने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बताया है वहां पर है। रजिस्टर्ड ऑफिस का इंपॉर्टेंस समझ में आया? हाँ सर, जितने भी कंपनी या उससे रिलेटेड जो भी लोग हैं उनको कोई नोटिस भेजना है तो हम कहाँ भेजेंगे? रजिस्टर्ड ऑफिस। कंपनी से के जिंदा होने से लेके, यानी कि इनकॉर्पोरेशन से लेके कंपनी जब तक वाइंड अप नहीं हो जाती है, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ मेंटेन होंगे? सर रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन होंगे। क्या इसकी सेकंड इंपॉर्टेंस समझ में आई? कंपनी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने हैं जिंदा होने से लेके खत्म होने तक के, वो सारे के सारे कहाँ पर मिलने चाहिए? कि सर रजिस्टर्ड ऑफिस पे जरूर मिलना चाहिए। बात समझ में आ गई? यस सर। क्या रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज किया जा सकता है? हाँ सर, प्रॉपर तरीका है जिससे कि रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज भी किया जा सकता है। तो सर जब कंपनी अभी फॉर्म हो रही है, ठीक है, अभी तक फॉर्म हुई नहीं है, हम तो प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं ना कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का। अभी तो हम पढ़ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। ठीक है सर, हमने ये पढ़ा कि सर डेक्लेरेशन चाहिए, डेक्लेरेशन चाहिए, एमओए एओए चाहिए, ठीक है। अब सर चौथा अपन क्या पढ़ रहे हैं कि सर जब तक कंपनी फॉर्म नहीं हो जाती उससे रिलेटेड जो भी कम्युनिकेशन करना है, क्योंकि जब तक अभी तक कंपनी फॉर्म नहीं हुई है तो रजिस्टर्ड ऑफिस भी नहीं हुआ है। ठीक है सर, रजिस्टर्ड ऑफिस जब हो जाएगा तब तो अलग बात है, लेकिन जब तक रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं हुआ है कंपनी से रिलेटेड सारा का सारा कम्युनिकेशन कहाँ किया जाए वो वाला एड्रेस आपको इस एप्लीकेशन में, डॉक्यूमेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में मेंशन करना पड़ेगा। बात समझ में आई? बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। ठीक है, चौथी चीज क्या हो गई, वापस पढ़ लो। सर एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस टिल इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इज एस्टैब्लिश, यानी कोई भी जो सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम है उसके घर का पता दे दिया या उसके ऑफिस का पता दे दिया, वहां चिट्ठी पत्री कर लेना हमसे जब तक हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टेब्लिश नहीं हो जाता। ये जस्ट एक एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, है ना।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ भाई। The particulars, names, including surnames or family names, residential address, nationality of every subscriber to the memorandum, along with proof of identity, and in the case of a subscriber being a body corporate, such particulars as may be prescribed. चलिए सर, कंपनी कौन खोलता है सर, कंपनी के मेंबर कौन बनते हैं, कि सर पर्सन बनते हैं। फॉर एग्जांपल कि सर वो नेचुरल पर्सन भी तो हो सकते हैं और आर्टिफिशियल पर्सन भी तो हो सकते हैं, यानी कि राम और श्याम भी तो एक कंपनी खोल सकते हैं। और ऐसा भी तो हो सकता है कि XYZ लिमिटेड और PQR लिमिटेड मिलके भी तो एक कंपनी खोल सकते हैं। और ऐसा भी तो हो सकता है राम और XYZ लिमिटेड मिलके भी तो एक कंपनी खोल सकते हैं। हो सकता है ना कि सर कंपनी खोलने वाले जो सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम है वो नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं। बात समझ में आ गई? यस सर। तो सर इन सब्सक्राइबर्स की डिटेल भी देनी पड़ेगी। सर यदि वो नेचुरल पर्सन है सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम, तो सर उसका नेम, उसका सरनेम, ठीक है, उसकी बाकी की डिटेल्स अलोंग विथ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जैसे कि आधार आधार कार्ड वगैरह होता है ना, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, ठीक है। तो सर देखो वापस पढ़ो, पर्टिकुलर्स किसके, स्क्रीन पे देखो, पर्टिकुलर्स किसके, ऑफ एवरी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जिसने भी कंपनी खोली है ना, चाहे वो नेचुरल पर्सन है चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो पर्टिकुलर्स यानी कि डिटेल्स ऑफ एवरी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। सर क्या क्या पर्टिकुलर्स या डिटेल्स, कि सर उसके नेम, सरनेम या फिर फैमिली नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारी नेशनैलिटी क्या है, इंडियन है तुम, फॉरेनर हो, इंडियन हो, कौन हो। सर हर जने की, यदि वो नेचुरल पर्सन है तो ये डिटेल्स, प्लस ऐसे लिख देने से काम नहीं चलेगा, आपको उसका आइडेंटिटी प्रूफ भी लगाना पड़ेगा साथ में कि हाँ ये है हमारा लीगल डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये तो हो गए कब, जब वो सब्सक्राइबर नेचुरल पर्सन हुआ। और यदि वो सब्सक्राइबर आर्टिफिशियल पर्सन हुआ, तो सर वो सारी जानकारी जो भी बोली गई है वो लगाई जाएगी। ठीक है, क्या बोली गई है वो हमको इन्होंने बोला नहीं कि सर यदि वो सब्सक्राइबर आर्टिफिशियल पर्सन या बॉडी कॉर्पोरेट है, तो सर वो सारी जानकारी एज एज में भी प्रेस्क्राइब। अब मैं तुम्हें बताऊं कौन, मान लो XYZ लिमिटेड है, तो जैसे तुम लोगों को सबको एक यूनिक आधार कार्ड मिला हुआ है ना, आधार आईडी, आधार नंबर मिला हुआ है ना, वैसे कंपनियों को भी मिलता है। उसको बोलते हैं सिन नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, वो क्या मांग लेंगे सर, ये मांग लेंगे, और क्या मांगेंगे, थोड़ी बहुत डिटेल्स और दूसरी मांग लेंगे। तो मतलब आप भले इन्होंने बताई नहीं है, हम समझ सकते हैं ना क्या क्या डिटेल्स मांगेंगे। यस सर। सर यदि वो सब्सक्राइबर नेचुरल पर्सन है तो सर ये सारी डिटेल्स, बॉडी कॉर्पोरेट है तो सर जो भी डिटेल्स प्रेस्क्राइब की गई वो सारी हमको उनकी पर्टिकुलर सबमिट करनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई? यस सर। सेम चीज कॉपी कर लेना, सेम चीज कॉपी कर लेना सर किनके लिए, कि सर एक तो डायरेक्टर्स के लिए, यदि हमने पहले से डायरेक्टर बताए हुए हैं तो सर उनके भी नेम, उनके सरनेम, उनके फैमिली नेम, उनके रेजिडेंशियल एड्रेस, उनकी नेशनैलिटी। सर डायरेक्टर बनने से पहले आप किसी कंपनी में यदि डायरेक्टर बनना चाह रहे हैं तो एक दिन सवेरे मुंह धो के उठे और ऐसा नहीं कि हाँ आज से मैं इस कंपनी में डायरेक्टर, ना 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 ना, ऐसे नहीं चलेगा। आपको पहले ROC के साथ में अप्लाई करके एक डिन नंबर लेना पड़ेगा। व्हाट इज डिन नंबर? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब मान लो रिचा ने ROC के साथ में अप्लाई करके एक डिन नंबर लिया, यूनिक नंबर होता है, ये नंबर किसी दूसरे को अलॉट नहीं किया जाएगा जो आपको अलॉट किया गया। मान लो रिचा कंपनी नंबर 1 में भी डायरेक्टर है, कंपनी नंबर 2 में भी डायरेक्टर है और कंपनी नंबर 3 में भी डायरेक्टर है। तो सर मान लो हमको ये पता करना हुआ कि सर रिचा कितनी कंपनीज में डायरेक्टर है, तो हम डिन नंबर का सर्च लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? तो वो डिन नंबर इस कंपनी से भी एसोसिएटेड आ जाएगा, इससे भी एसोसिएटेड आ जाएगा, तो हमको ट्रैक हो जाएगा ना। तो
तो आपको यदि किसी कंपनी में डिन डायरेक्टर बनना है तो आपको पहले आरओसी से क्या लेना पड़ेगा सर, डिन नंबर लेना पड़ेगा। और जिस भी कंपनी में आप डायरेक्टर बनना चाह रहे हैं वहां पर ये डिन नंबर मेंशन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? हाँ सर, करना पड़ेगा। डिन नंबर समझ में आ गया? यस सर। तो सर जो ऊपर डिटेल्स पड़ी है वो सारी की सारी अलॉन्ग विद डिन डायरेक्टर्स के लिए। क्या ये पहली बात समझ में आ गई? हाँ सर। और किसके लिए? ऑफ द पर्संस मेंशन्ड इन आर्टिकल्स एज सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। सर वो तो ऊपर भी पढ़ लिया है हमने कि सर ये एक्चुअली में थोड़ा सा रिपीटेशन हो गया है दोनों पॉइंट्स में। ऊपर भी वही जानकारी, नीचे भी वही जानकारी, प्लस यहाँ पर एक एडिशनल वर्ड क्या आ रहा है? डिन। यानी कि मैं अपन किससे एसोसिएट करें? डायरेक्टर के लिए भी ये सारी जानकारी अलॉन्ग विद डिन नंबर देनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, इनके लिए भी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, ये सब देना पड़ेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आ जा भाई। The particulars of the interests of persons mentioned in the articles as the first directors of the company in other firms or bodies corporate, along with their consent to act as directors of the company in such form and manner as may be prescribed. सर जो भी कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, जो उस कंपनी में डायरेक्टर बनना चाह रहे हैं, मेरे को अपनी कंपनी में मान लो सुहान गोयल और मिदुष मोदी को डायरेक्टर बनाना है, तो क्या मैं इनसे बिना पूछे इनको डायरेक्टर बना सकता हूँ? नहीं सर, इनकी भी तो कंसेंट लगेगी। ठीक है, तो जो भी उस कंपनी में डायरेक्टर्स बनना चाह रहे हैं, फर्स्ट डायरेक्टर्स, उनकी कंसेंट भी साथ में लगानी होगी पेपर्स में। ठीक है, कि हाँ मैं अपनी इस कंपनी में डायरेक्टर बनने को तैयार हूँ। ठीक है, कंसेंट क्या अपनी मर्जी से लिख देगा कि हाँ कंसेंट की लैंग्वेज? नहीं सर, प्रीफिक्स्ड फॉर्मेट है जिसमें आपको अपनी कंसेंट देनी होती है। ठीक है, तो कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इन सच फॉर्म एंड मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब, वो प्रेस्क्राइब की हुई होती है। पहले से फॉर्म फिक्स है कि यदि आप इस कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहते हो तो सर आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा, उसमें कंसेंट देनी पड़ेगी। तो सर प्रीफिक्स्ड मैनर में, फॉर्मेट में आपको कंसेंट देनी है, आप डायरेक्टर बनना चाह रहे हो तो। प्लस एक तो कंसेंट, दूसरी आपको क्या बात बताना पड़ेगा कि सर मैं इस कंपनी में डायरेक्टर तो बनना चाह रहा हूं, आपको एक जानकारी और देनी पड़ेगी जो भी इस कंपनी में डायरेक्टर बनना चाह रहा है, कि मैं दूसरी कोई भी फर्म्स हैं जैसे कि पार्टनरशिप फर्म्स हुई 1932 वाली, या दूसरी कोई भी कंपनीज हैं, उनसे भी एसोसिएशन है क्या आपका? वापस पढ़ लो। इन अदर फर्म्स, आपके दूसरी फर्म्स या फिर बॉडी कॉर्पोरेट्स में क्या क्या इंटरेस्ट हैं? आपकी दूसरी फर्म्स, पार्टनरशिप फर्म में आप कोई पार्टनर हैं? यस, यस और नो? ये जो डायरेक्टर है इस कंपनी में डायरेक्टर बनना चाह रहा है, वो दूसरी फर्म्स या फिर दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट में, दूसरी फर्म्स या फिर दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट में इनके कोई इंटरेस्ट है क्या? बॉडी कॉर्पोरेट में सब आ जाता है, कंपनी भी आ जाती है, एलएलपी भी आ जाती है। ठीक है, बात समझ में आई? तो सर दूसरी फर्म्स या बॉडी कॉर्पोरेट्स में इनका जो भी इंटरेस्ट है कि हाँ मैं इस जगह पार्टनर हूं, मैं इस जगह डायरेक्टर हूं, मेरी इस कंपनी में इतनी शेयर होल्डिंग है, मैं इस एलएलपी में पार्टनर हूं, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें इनको बतानी पड़ेंगी नए कंपनी में डायरेक्टर बनते समय। तो क्या कीवर्ड क्या हुआ सर? इंटरेस्ट ऑफ द पर्संस इन अनदर कंपनी और फर्म्स और बॉडी कॉर्पोरेट। बात समझ में आ गई? यस सर। पॉइंट्स क्लियर हुए? यस सर। ये लास्ट लाइन पढ़ना। Particulars provided in this provision shall be of the individual subscriber and not of the professional engaged in the incorporation of the company. जो भी पर्टिकुलर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, एक तो प्रोफेशनल सीएस होता है, उनकी नहीं चाहिए हमको। जो इस कंपनी का हिस्सा बनने जा रहे हैं ना, उनकी चाहिए। पर्टिकुलर्स प्रोवाइडेड इन दिस प्रोविजन शैल बी ऑफ इंडिविजुअल सब्सक्राइबर्स एंड नॉट ऑफ प्रोफेशनल्स एंगेज्ड इन इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो हमने आज क्या फिनिश कर लिया सर? सारे डॉक्यूमेंट समझ लिए पॉइंट नंबर 1 में। ठीक है, कंपनी के फॉर्मेशन में ये याद कर लेना, कल पूछूंगा मैं आपसे। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे अपन
फर्दर स्टेप्स कि हाँ भाई अब डॉक्यूमेंट्स फाइल कर दिए, फिर क्या होएगा आगे। अब आगे बहुत इजी है, ठीक है। तो ये कल तक आपको पूरे पूरे 6 स्टेप्स या 7वां स्टेप भी पॉसिबल हो तो करा दूंगा। कल कितनी बजे मिले भाई?